अफसाना बानो, मोनिका चौधरी, पूजा सामुटा, शालिनी राठौर। हाँ बेटा, आवाज सुनाई दे रही है? पूजा सामुटा, अफसाना बानो आवाज आ रही है? शालिनी, मोनिका चौधरी, किरण चौधरी भी आ गई। आवाज आ रही है ना बेटा? ठीक है। आवाज नहीं आए तो बोल देना, नहीं आए तो बोल देना आवाज। ओके। सुप्यारी भी आ गई, सुप्यारी चौधरी। मैम कॉलेज नहीं बुला रहे क्या? मैं क्या नहीं बुलाई? कॉलेज बेटा अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। हो सकता है अब आज फ्राइडे हो गई, सैटरडे को कल आ जाए ना बेटा, कल आ जाए, हो सकता है। मैम सिपाही चौधरी पर जान लगा था। सुपारी लगा दी बेटा, सबकी लगा दी। सिपाही चौधरी की, पूजा सामोटा की प्रेजेंट लगा दी, अफसाना बानो की, शालिनी की, शैली राठौर की, मोनिका चौधरी, कोमल चौधरी, सबकी आप लोगों की प्रेजेंट लग चुकी है ना। कल भी जो आए थे उनकी सबकी प्रेजेंट लगा दी है। कल शालिनी की भी लग गई है, पूजा सामोटा, पूजा गुजर, कोमल चौधरी सबकी लग गई है, मोनिका चौधरी सबकी प्रेजेंट, ये सब आए थे। गरिमा भी आई थी, गरिमा की लगा दी है। संगीता गौड़ भी थी, किरण भी थी, शालू भी थी, शालू की भी, सबकी जो आए थे बेटा सुप्यारी सबकी लगाई है कल भी। सुमैया आ गई, सुमैया की भी लगा दी। गरिमा चौधरी आई हैं। अब किसकी लगाई है? कोमल चौधरी, सुमैया, गरिमा चौधरी भी आ गई। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। संगीता गौड़ भी आ गई, संगीता गौड़, सविता शर्मा, सविता शर्मा, सविता शर्मा, संगीता गौड़, सुमैया, मोनिका चौधरी, पूजा सामुटा, शालिनी, सुप्यारी, गरिमा। हाँ बेटा, आवाज आज तो आ रही है ना? अभी सभी को सुनाई दे रही है ना? नहीं दे तो बोलना। यस मैम। बेटा हाँ, आज थोड़ा सा माइक्रो प्रोपगेशन वापस लेते हैं, क्योंकि कल केवल 2 ही जने बचे थे ये, और सब लोग आए तो थे आप, लेकिन आवाज सुनाई नहीं दी थी आप लोगों को, ठीक है ना। कल पूजा सामुटा भी थी, देखते हैं अभी पूजा गुजर आ रही है क्या थी, तो फिर अपन स्टार्ट कर देते हैं। 10:05 हुए हैं, अभी स्टार्ट कर देते हैं अभी।
हाँ, अपन स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन एंड माइक्रो प्रोपेगेशन एंड एनकैप्सुलेटेड और आर्टिफिशियल बीज, सूक्ष्म प्रवर्धन एवं कृत्रिम बीज के बारे में पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले प्लांट प्रोपेगेशन बाय माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा पादप संवर्धन। तो ऊतक संवर्धन के अंतर्गत माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन एक ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से कायिक प्रजनन द्वारा पैदा किए जाने वाले आर्थिक महत्व के पौधों का बहुत तेजी से बहुगुणन मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के द्वारा मतलब माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा, सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा, मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा पैदा किए जाने वाले, सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा पैदा किए जाने वाले, अरे अब आवाज आ रही है? सूक्ष्म प्रवर्धन यस के, मैम। हाँ वापिस बोल रही हूँ, सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा कुछ ही समय, वापस बोलती हूँ, प्लांट प्रोपेगेशन बाय माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा पादप प्रवर्धन। तो ऊतक संवर्धन के अंतर्गत माइक्रो प्रोपेगेशन एक ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से कायिक प्रजनन द्वारा पैदा किए जाने वाले आर्थिक महत्व के पौधों का बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन, बहुगुणन किया जा सकता है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा, माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा बहुत ही कम समय में व कम स्थान में बहुसंख्य पौधों को विकसित कर देना इसकी प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। मतलब माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा हम कम समय में व कम स्थान में ही अधिक संख्या में पौधों को विकसित कर सकते हैं। अनेक उपयोगी एवं आर्थिक महत्व के पौधे जैसे ऑर्किड्स में, सिम्बिडियम में, कैटेलिया तथा अन्य शोभाकारी पौधे, अन्य ऑर्नामेंटल प्लांट्स जैसे बिगोनिया, गुलदाउदी, कार्नेशन के तीव्र बहुगुणन में इस तकनीक का उपयोग किया गया है। मतलब कहने का मतलब है माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन का उपयोग किसके मल्टीप्लिकेशन में किया गया है? सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक का उपयोग शोभाकारी पौधे जैसे कि बिगोनिया, गुलदाउडी, कार्नेशन के तीव्र बहुगुणन मतलब रैपिड मल्टीप्लिकेशन में किया गया है। तो इस प्रकार सूक्ष्म प्रवर्धन तकनीक द्वारा उपयोगी एवं महत्वपूर्ण पौधों के क्लोन प्रवर्धन बहुत थोड़े समय में व बहुत अधिक संख्या में प्राप्त किए जा सकते हैं। तो कुछ पौधों जैसे कि केला, मूसा, बनाना में जहां बीज या तो कम बनते हैं या इनके विकसित होने में अनेक बाधाएं आती हैं, वहां क्लोनिंग लाभदायक टेक्निक है। मतलब कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे कि केला है, बनाना है, जहां बीज या तो कम बनते हैं या बीजों के विकसित होने में अनेक बाधाएं आती हैं, तो वहां क्लोनिंग लाभदायक तकनीक है। दूसरा है क्लोनिंग द्वारा किसी भी पादप की विषम युग्मजी व एक लिंगाश्रयी सर्वोत्तम संकर नस्ल आगामी पीढ़ियों के रूप में किया जा सकता है। एक मिनट, एक स्लाइड को खोल रही हूँ, ठीक है? एक स्लाइड को खोलते हैं आपके लिए, अगर हो जाती है तो, नहीं तो इसी में से, हाँ वापस बोल रही हूँ, इसी में से क्लोनिंग द्वारा किसी भी पादप की विषम युग्मनजी मतलब हेट्रोजाइगस
क्लोनिंग द्वारा किसी भी पादप की विषम युग्मनजी व एक लिंगाश्रयी सर्वोत्तम संकर नस्ल का प्रदर्शन, संकर नस्ल का प्रदर्शन आगामी पीढ़ियों के रूप में किया जा सकता है। इसी प्रकार दुर्बल एवं संकटग्रस्त या विलुप्ति के कगार पर पहुंचे पौधों का गुणन क्लोनिंग द्वारा किया जा सकता है। तो ऊतक संवर्धन के अंतर्गत सूक्ष्म प्रवर्धन कुछ विधियों द्वारा किया जाता है। पहले अभी पूजा गुजर आ गई, हर्षिता आ गई, वापस बोल देती हूँ, ठीक है। कुछ पौधों जैसे केला में, मूसा बनाना में जहाँ बीज या तो कम बनते हैं या इनके विकसित होने में अनेक बाधाएं आती हैं, वहां क्लोनिंग लाभदायक तकनीक है। दूसरा, दुर्लभ एवं संकटग्रस्त या विलुप्ति के कगार पर पहुंचे पौधों का मल्टीप्लिकेशन गुणन क्लोनिंग द्वारा किया जा सकता है। इसी प्रकार क्लोनिंग द्वारा किसी भी पादप की हेट्रोजाइगस विषम युग्मनजी व एक लिंगाश्रयी सर्वोत्तम संकर नस्ल का प्रदर्शन आगामी पीढ़ियों के रूप में किया जा सकता है। तो अब बात करेंगे हम मेथड्स ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन की विधियां क्या क्या हैं। तो पहला है कक्षस्थ कलिकाओं के प्रचुर उद्भवन द्वारा, मतलब बाय प्रोलिफरेशन ऑफ द एक्सिलरी बड्स, कक्षस्थ कलिकाओं के प्रचुर उद्भवन द्वारा। तो इच्छित पादप के प्ररोह शीर्षों, शूट टिप्स या पर्व संधियों के टुकड़ों को इस प्रक्रिया में कर्तोतक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। बेटा, तो अपन किसको यूज करते हैं? एक्सप्लांट्स के रूप में। वॉइस कट रही है आपकी। अब आ रही है? अब आ रही है वॉइस? अब आ रही है? टेप चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी तक तो आ रही होगी। अब देखो अब आ रही है नहीं? अब आ रही है वॉइस? अब आ रही है वॉइस? यस मैम। है ना? रिकॉर्डिंग हो रही है अभी भी, ठीक है। नहीं आए तो बोलना, ठीक है। इच्छित पादप के प्ररोह शीर्षों या पर्व संधियों के टुकड़े को इस प्रक्रिया में कर्तोतक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। मतलब अपन बेटा एक्सप्लांट्स के रूप में क्या लेते हैं? एक तो नोडल सेगमेंट्स लेते हैं, एक शूट टिप्स का प्रयोग करते हैं। तो इच्छित पादप के प्ररोह शीर्षों या पर्व संधियों के टुकड़ों को इस प्रक्रिया में एक्सप्लांट्स के रूप में प्रयोग करते हैं और इन एक्सप्लांट्स को पहले साइटोकाइनिन युक्त पोषण माध्यम पर विकसित किया जाता है। यहाँ माध्यम में उपस्थित साइटोकाइनिन के प्रभाव से इन एक्सप्लांट्स में उपस्थित कलिकाएं प्ररोह शूट्स के रूप में विकसित हो जाती हैं। इस प्रकार नव विकसित प्ररोह में प्रत्येक पर्ण के कक्ष में उपस्थित कलिका एक्सिलरी बड भी आगे चलकर प्ररोह में विकसित हो जाती है। इस प्रक्रिया के उपयोग द्वारा एक पर्व संधि के टुकड़े से 3-4 सप्ताह में लगभग 5 या 6 शूट्स प्ररोह प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार अब इन प्ररोह को सब कल्चर्स में स्थानांतरित किया जाता है, जहां इनका गुणन होता है, जहां इनका मल्टीप्लिकेशन होता है तथा इनकी संख्या में और भी अधिक वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार विकसित प्रत्येक प्ररोह को बाद में मूलभूत सहायक माध्यम पर रखकर इनकी जड़ों का विकास करवाया जाता है, व पूर्ण पादपक प्राप्त कर लिए जाते हैं। तो मैंने क्या बताया बेटा कि शूट टिप्स को और नोडल सेगमेंट्स को एक्सप्लांट्स के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अब इन एक्सप्लांट्स को, नोडल सेगमेंट्स को, शूट टिप्स को पहले उस पोषण माध्यम में रखा जाता है जिसमें कि वृद्धि हार्मोन साइटोकाइनिन उपस्थित हो। अब जब इन एक्सप्लांट्स को पोषण माध्यम में रखते हैं तो इन साइटोकाइनिन के प्रभाव से इन एक्सप्लांट्स में उपस्थित जो कलिकाएं होती हैं, जो बड्स होती हैं, वो शूट्स के रूप में विकसित हो जाती हैं।
अब जो नव विकसित शूट्स हैं, न्यूली डेवलप्ड शूट्स हैं, मतलब नव विकसित प्ररों में प्रत्येक पर्ण के कक्ष में उपस्थित कलिका भी आगे चलकर प्ररों में विकसित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया के उपयोग द्वारा एक पर्व संधि के टुकड़े से 3-4 सप्ताह में लगभग 5 या 6 प्ररों प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी बात करते हैं, बाय द फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस बड्स ऑन एक्सप्लांट्स, मतलब अपस्थानिक कलिकाओं की कर्तोतक पर वृद्धि के द्वारा। तो यहाँ सूक्ष्म प्रवर्धन के लिए इच्छित पौधों की ऐसी संरचनाओं जैसे पत्ती व मूल को काम में लिया जाता है जिन पर अपस्थानिक कलिकाओं का विकास होता है। मतलब कुछ पौधों को सिलेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे पौधों का सिलेक्शन किया जाता है जिसमें लीफ व रूट को, मूल व पत्ती को काम में लिया जाता है और इन पत्ती व मूल पर अपस्थानिक कलिकाओं का, एडवेंटिशियस बड्स का विकास होता है। तो इस प्रकार के पादप अंगों को या ऊतकों को पहले साइटोकाइनिन युक्त माध्यम पर रखा जाता है। मतलब जो पत्ती लेते हैं, जो मूल लेते हैं अपन, उनको पहले ऐसे पोषण माध्यम पर रखते हैं जिनमें साइटोकाइनिन उपस्थित होता है। इसके परिणाम स्वरूप इन कर्तोतक की सतह पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं शूट्स में, प्ररों में रूपांतरित हो जाती है। बेटा जब मूल व लीफ को, जिसमें कि एडवेंटिशियस बड्स होती हैं, इन मूल व लीफ को जब अपन पोषण माध्यम में रखते हैं जिसमें साइटोकाइनिन उपस्थित होता है, तो इनमें क्या होता है, जो अपस्थानिक कलिकाएं हैं, बड्स हैं, वो पोषण माध्यम पर रखने में प्ररों में रूपांतरित हो जाती हैं। जैसे कि पाइनस व रूबस में, पाइनस व रूबस में जड़ों से, बिग्नोनिया में पत्रक कलिकाओं से, बल्बिल से, तथा अनेक ऑर्किड्स में प्ररों शीर्ष से प्ररों का विकास होता है। मतलब बेटा बिगोनिया में प्ररों का विकास किससे होता है, बल्बिल्स से। बिगोनिया में पत्रक कलिकाओं से, बल्बिल से प्ररों का विकास होता है। इसी प्रकार अनेक ऑर्किड्स में प्ररों शीर्षों से, शूट टिप्स से प्ररों का विकास होता है। अब बात करते हैं, एक मिनट, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, भावना कमर भी आ गई। अब बात किसकी करते हैं, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो भावना कमर को कर दिया, मोनिका धाई को। तो पादप कायिक भ्रूण उद्भवन की बात कर रहे हैं, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की बात कर रहे हैं। तो पादप ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया में, पादप ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया में द्विगुणित कायिक कोशिकाओं द्वारा विकसित भ्रूणों को कायिक भ्रूण, सोमेटिक एम्ब्रियोज या एम्ब्रियोइड कहा जाता है, भ्रूणाभ कहा जाता है, तथा इनके बनने की क्रियाविधि को, इनके बनने की क्रियाविधि को सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो ऊतक संवर्धन के अंतर्गत, टिश्यू कल्चर के अंतर्गत कायिक भ्रूणों, वेजिटेटिव या सोमेटिक एम्ब्रियोज के विकास में वह सभी चरण संपन्न होते हैं जिनकी अनुपालना सामान्य लैंगिक भ्रूणों के विकास में भी होती है। जैसे कायिक भ्रूण, सोमेटिक एम्ब्रियोज भी विकास के दौरान गोलाकार, ग्लोब्यूलर, हृदयाकार, कॉर्डेट एवं टॉर्पीडो समान आकृतियां धारण करता हुआ अंत में मूसला जड़ युक्त पौधे को विकसित करता है। बेटा क्या होता है, जो सोमेटिक एम्ब्रियोज है, वो सोमेटिक एम्ब्रियो कायिक भ्रूण पहले गोलाकार आकृति ग्रहण करता है, उसके बाद हृदयाकार, कॉर्डेट एवं टॉर्पीडो आकृतियां धारण करता है और अंत में यह एम्ब्रियो मूसला जड़ युक्त पौधे को विकसित करता है। तो कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यद्यपि अभी तक उपयोगी पौधों के व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए कायिक सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस
कायिक भ्रूण उद्भवन का कोई बहुत ज्यादा उपयोग नहीं किया गया है। मतलब कई वैज्ञानिकों के अनुसार अभी तक उपयोगी पौधों के व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए कायिक भ्रूण उद्भवन का कोई बहुत ज्यादा उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन निकट भविष्य में इसके एक सफल एवं प्रभावी विधि के रूप में सामने आने की प्रबल प्रबल संभावना है। अभी तक इस प्रक्रिया की मतलब अभी तक सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की सबसे बड़ी कमी यह पाई गई है कि इसके द्वारा विकसित सोमेटिक एम्ब्रियोस को जब सामान्य वातावरण में खेतों में स्थानांतरित करते हैं तो इन भ्रूणों की इन एम्ब्रियोस की तो इन सोमेटिक एम्ब्रियो इन भ्रूणों की मृत्यु दर मोर्टेलिटी रेट अधिक हो जाती है। तो कमी क्या पाई गई कि इसके द्वारा सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा विकसित कायिक भ्रूणों को जब सामान्य वातावरण में खेतों में स्थानांतरित करते हैं तो इन भ्रूणों की मृत्यु दर काफी अधिक हो जाती है। यह पादपकों की बाह्य वातावरण में आए अचानक परिवर्तन के प्रति पर्याप्त दिशा अनुकूलन के प्रति अक्षमता एवं सूक्ष्म जीवों के संक्रमण के कारण होता होगा। इसके लिए जगन्नाथ ने 1987 इसके लिए जगन्नाथ द्वारा प्लांटलेट्स को प्रयोगशाला से खेतों में स्थानांतरित करते समय क्रमिक दिशानुकूलन स्टेप वाइज एक्लिमेटाइजेशन का सुझाव दिया गया है। मतलब जगन्नाथ ने बताया कि अगर प्लांटलेट्स को लेबोरेटरी से खेतों में स्थानांतरित करते हैं तो स्टेप वाइज एक्लिमेटाइजेशन करना चाहिए, क्रमिक दिशानुकूलन करना चाहिए। इस प्रक्रिया में मतलब स्टेप वाइज एक्लिमेटाइजेशन में कांच के पात्रों से पादप को मतलब प्लांटर्स को लेकर सीधे खेतों में स्थानांतरित करने से पहले इनको कुछ समय के लिए संवर्धन कक्ष से सामान्य कक्ष से फिर बाहर खुले वातावरण में और अंत में गमलों में लगाकर कुछ समय ग्रीन हाउसेस में रखा जाना चाहिए। बेटा मतलब कि इसको कहते हैं स्टेप वाइज एक्लिमेटाइजेशन किसे कहते हैं, क्रमिक दिशा अनुकूलन किसे कहते हैं। क्रमिक दिशा अनुकूलन में क्या करते हैं, जो कांच के वेसल्स में प्लांटलेट्स होते हैं तो उनको प्लांटलेट्स को लेकर सीधे खेतों में स्थानांतरित नहीं करते। जो प्लांट्स इन विट्रो बनते हैं उनको सीधे ही खेतों में स्थानांतरित नहीं करते, और क्या करते हैं कुछ समय तक के लिए ऐसे प्लांटलेट्स को जो कि पात्रों में बनते हैं संवर्धन कक्ष से ऐसे प्लांटलेट्स को कल्चर रूम से पहले सामान्य कक्ष में स्थानांतरित करते हैं, फिर सामान्य कक्ष से इन प्लांटलेट्स को खुले वातावरण में स्थानांतरित करते हैं और अंत में इन प्लांटलेट्स को गमलों में लगाकर कुछ समय ग्रीन हाउसेस में भी रखते हैं। तो इस तकनीक द्वारा अभी तक केवल फलदार एवं मरुद्भिदीय वृक्षों का सूक्ष्म प्रवर्धन किया गया है। इसके विपरीत कुछ वैज्ञानिकों के कथन अनुसार जिन पौधों में सूक्ष्म प्रवर्धन या कायिक जनन के लिए अन्य विधियां असफल रहती हैं, उन पौधों की सर्वश्रेष्ठ नस्लों का सूक्ष्म प्रवर्धन कायिक भ्रूण उद्भवन सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस द्वारा सफलतापूर्वक करवाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में कोई भी पादप भाग कर्तोतक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, लेकिन यहाँ कर्तोतक का संवर्धन उच्च ऑक्सीजन एवं अल्प साइटोकाइनिन युक्त माध्यम में किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कायिक भ्रूणों सोमेटिक एम्ब्रियोज कायिक भ्रूणों का विकास या तो पादप भाग से सीधे ही अथवा कैलस परिवर्धन के अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है, जैसे खजूर, पाम,
फोइनिक्स की विभिन्न प्रजातियों में। अब अपन देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है। एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन के लाभ क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। ये तो अपने सोमा क्लोनल वेरिएशन देखा। अब अपन देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन के लाभ। पहला लाभ है कर्तोतक के रूप में पादप ऊतक की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। दूसरा है बहुत तेजी से बहुगुणन तथा आसानी से एक रूपता का अनुरक्षण। तीसरा है लैंगिक प्रक्रिया द्वारा विकसित बंध्य संकरों का बहुगुणन संभव। चौथा है बहुत कम स्थान में वह बहुत बड़ी संख्या में क्लोन उत्पन्न करना संभव होता है। मतलब जब अपन सूक्ष्म प्रवर्धन का यूज करते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन तकनीक का यूज करते हैं, तो अपन बहुत ही कम समय में वह बहुत कम स्थान में बहुत बड़ी संख्या में क्लोन का उत्पादन कर सकते हैं। इसी प्रकार माइक्रो प्रोपेगेशन द्वारा विभिन्न पौधों के अंतरराष्ट्रीय आदान प्रदान में भी सुविधा मिलती है। वह माइक्रो प्रोपेगेशन द्वारा कर्तोतक के रूप में पादप ऊतक की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। मतलब जब अपन माइक्रो प्रोपेगेशन सूक्ष्म प्रवर्धन तकनीक का यूज करते हैं तो एक्सप्लांट की बहुत कम अल्प मात्रा में ही आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक और एनकैप्सुलेटेड और आर्टिफिशियल सीड्स, कृत्रिम या संपुटित बीज का निर्माण। तो ऊतक संवर्धन के कार्य क्षेत्र में एनकैप्सुलेटेड सीड की सर्वप्रथम अवधारणा टी मुराशी द्वारा प्रस्तुत की गई थी। मतलब टी मुराशी ने सबसे पहले एनकैप्सुलेटेड या आर्टिफिशियल सीड्स की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इसके अंतर्गत उपयुक्त रक्षक व पोषक पदार्थों की पिटिका द्वारा कायिक भ्रूणों को संपुटित कर देने के परिणाम स्वरूप बनने वाली संरचना को कृत्रिम या संपुटित आर्टिफिशियल या कैप्सुलेटेड सीड कहते हैं। और यह भी देखा गया है कि प्राय परंपरागत विधियों द्वारा क्लोनीय या ऊतक संवर्धन करने में पौधों के प्रवधर्यों क्लोन्स और प्रोपेग्यूल्स के परिवहन एवं भंडारण की प्रमुख समस्या रहती है। ऐसी अवस्था में इस समस्या के रेमेडी निराकरण के लिए कृत्रिम बीजों का निर्माण एवं विकास किया जाता है। तो उपयुक्त कृत्रिम बीजों के निर्माण के लिए दो विधियां होती हैं। मतलब आर्टिफिशियल सीड्स का निर्माण कैसे किया जाता है, इसके लिए दो विधियां हैं। एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। प्रोडक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल सीड्स, तो अपन क्या देख रहे हैं, कृत्रिम बीजों का निर्माण एवं विकास किया जाता है। और आदर्श एवं उपयुक्त कृत्रिम बीजों के निर्माण के लिए दो विधियां होती हैं। पहला है बेटा डेसिकेटेड सिस्टम, शुष्कीय तंत्र, और दूसरा है हाइड्रेटेड सिस्टम, जलीय तंत्र। तो सबसे पहले ले रहे हैं शुष्कीय तंत्र, डेसिकेटेड सिस्टम। तो इस विधि में कायिक भ्रूण को, सोमेटिक एम्ब्रियो को पहले डेसिकेशन, शुष्कता सहने योग्य बनाया जाता है। इसके लिए परिपक्व भ्रूण को या तो एक उपयुक्त बहुलक पॉलीमर द्वारा उपचारित कर सुखा लिया जाता है, अथवा भ्रूण परिपक्वन के समय उसे ABA से उपचारित किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, डेसिकेटेड सिस्टम में इसमें सबसे पहले इसमें परिपक्व भ्रूण को, इसमें क्या करते हैं अपन, इसके लिए या इसमें परिपक्व भ्रूण को एक उपयुक्त बहुलक पॉलीमर द्वारा उपचारित कर
सुखा लिया जाता है अथवा भ्रूण परिपक्वन के समय उसे एबीए से उपचारित किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एबीए कायिक भ्रूणों के एबीए कायिक भ्रूणों के अंकुरण में वृद्धि भी करता है। एबीए क्या करता है? एबीए सोमेटिक एम्ब्रियोज के जर्मिनेशन में वृद्धि भी करता है और यह क्रिया हार्डनिंग कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? यह प्रोसेस, यह क्रिया हार्डनिंग कहलाती है। इसके पश्चात उपयुक्त पदार्थों द्वारा तैयार की गई पीठिका में भ्रूण को आवृत कर दिया जाता है। इसके पश्चात उपयुक्त पदार्थों द्वारा तैयार की गई पीठिका में भ्रूण को एम्ब्रियो को आवृत कर दिया जाता है, एनक्लोज कर दिया जाता है। इस प्रकार शुष्क कृत्रिम बीज तैयार किए जाते हैं। दूसरा देखते हैं जलीय तंत्र, हाइड्रेटेड सिस्टम। तो इस विधि में कायिक भ्रूणों को जलयुक्त जेल में आवृत किया जाता है। इसके लिए कैल्शियम एल्जिनेट सबसे उपयुक्त जेल होता है। कृत्रिम बीज निर्माण के लिए सर्वप्रथम 2% सोडियम एल्जिनेट विलयन को ब्यूरेट में भरा जाता है। क्या करते हैं? 2% सोडियम एल्जिनेट विलयन को ब्यूरेट में भरा जाता है। फिर नोजल की सहायता से इस विलयन को बूंद बूंद करके 100 माइक्रोन मोलर 100 मिलीमोलर कैल्शियम क्लोराइड विलयन में टपकाया जाता है। जैसे ही ब्यूरेट की नोजल पर सोडियम एल्जिनेट जैसे ही क्या बता रही हूँ बेटा, जैसे ही, एक मिनट खोल रही हूँ इसको, जैसे ही, एक मिनट के लिए आप रुकना। एक मिनट के लिए रुको बेटा। जैसे ही ब्यूरेट की नोजल पर सोडियम एल्जिनेट की बूंद मोती के रूप में बनती है, उसके कैल्शियम क्लोराइड विलयन में गिरने से पूर्व ही उसमें कायिक भ्रूण को घुसा दिया जाता है। तो जैसे ही ब्यूरेट की नोजल पर सोडियम एल्जिनेट की बूंद मोती के रूप में बनती है, उसके कैल्शियम क्लोराइड विलयन में गिरने से पूर्व ही उसमें कायिक भ्रूण को इंसर्ट कर दिया जाता है। तो भ्रूण युक्त बूंद के कैल्शियम क्लोराइड विलयन में गिरते ही लगभग 20 से 30 मिनट में कैल्शियम एल्जिनेट बनने के कारण वह कठोर हो जाती है। तो सबसे पहले बेटा जलीय तंत्र में क्या कर रहे हैं? जो आर्टिफिशियल बीज के निर्माण के लिए अपन 2% सोडियम एल्जिनेट विलयन को ब्यूरेट में भर लेते हैं। फिर ब्यूरेट में जो नोजल होती है, तो ब्यूरेट में नोजल की सहायता से इस विलयन को बूंद बूंद करके 100 मिलीमोलर कैल्शियम क्लोराइड विलयन में टपकाया जाता है। और जैसे ही ब्यूरेट की नोजल पर सोडियम एल्जिनेट की बूंद मोती के रूप में बनती है, उसके कैल्शियम क्लोराइड विलयन में गिरने से पूर्व ही उसमें कायिक भ्रूण को घुसा दिया जाता है। तो भ्रूण युक्त बूंद के कैल्शियम क्लोराइड विलयन में गिरते ही लगभग 20-30 मिनट में कैल्शियम एल्जिनेट बनने के कारण वह कठोर हो जाती है। इसके पश्चात इन कृत्रिम बीजों को पृथक कर जल से धो लिया जाता है तथा इसे बोने के लिए सोइंग के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। क्योंकि जलीय कृत्रिम बीज बहुत चुपचुपे होते हैं, अतः ये हवा के संपर्क में आते ही
सूख जाते हैं, इसलिए इन पर मोमी परत चढ़ा दी जाती है। क्योंकि बेटा जो जलीय कृत्रिम बीज है चिपचिपे होते हैं, स्टिकी होते हैं तथा हवा के संपर्क में आते ही सूख जाते हैं, इसलिए इन पर वैक्सी परत चढ़ा दी जाती है और कृत्रिम बीजों को आवृत करने के लिए बनाई जाने वाली जेल अथवा पीठिका में एल्जिनेट्स के साथ कुछ अन्य उपयोगी पदार्थ जैसे कार्बनिक एवं अकार्बनिक पोषक तत्व, वृद्धि हार्मोन, माइकोराइजी, शाकनाशी, कीटनाशी या कवकनाशी भी मिला दिए जाते हैं, जिससे सफलतापूर्वक अंकुरन व प्लांटलेट्स का स्थापन हो सके। इस प्रकार से तैयार संपुटित या कृत्रिम बीज निम्न प्रकार से लाभदायक साबित होते हैं। तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सीड्स? क्या यूज है? पहला यूज है आर्टिफिशियल सीड्स का, लंबे समय तक ऐसे बीज बाहरी वातावरण की विषमताओं से सुरक्षित रहते हैं। दूसरा यूज है आवश्यकता के हिसाब से आर्टिफिशियल सीड्स को, कृत्रिम बीजों को बिना किसी क्षति पहुंचाए कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। तीसरा है प्राकृतिक बीजों के समान ही इनको सीधे मिट्टी में बोया जा सकता है। यही नहीं बल्कि विकसित भ्रूणों के समान ही सामान्य वातावरण में उगाने से पहले इनका पौध घरों में पर्यानुकूलन, मतलब इनका पौध घरों में एक्लीमेटाइजेशन भी आवश्यक नहीं होता। इसी प्रकार आर्टिफिशियल सीड्स की जीवन क्षमता अधिक होती है और इनमें आर्टिफिशियल सीड्स की प्रसुप्तता, डोर्मेंसी नहीं होती है। मतलब आर्टिफिशियल सीड्स में, कृत्रिम बीजों में प्रसुप्तता नहीं होती है, डोर्मेंसी नहीं होती है, अतः इनका जीवन चक्र काल घटाया जा सकता है, इसलिए वृक्षों के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। इसी प्रकार इन्हें, मतलब आर्टिफिशियल बीड्स को किसी भी समय पर बनाया जा सकता है। लास्ट यूज है पादप पुनर्स्थापन तथा अंतरराष्ट्रीय पादप विनिमय की दृष्टि से भी ये कृत्रिम बीज उपयुक्त होते हैं, क्योंकि ये क्वारंटाइन फ्रेंडली होते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार के रोग कारक से मुक्त होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर।